सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जो पाकिस्तान पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में यह कह रहा था कि वो अमन की राहों पर खुली हुई बाहों से भारत का इस्तकबाल करता है और जो खुशामदीद कहते हुए थक नहीं रहा था, कैसे उसी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाकर अब 7 लोगों की जान ले ली है। यह हमला कश्मीर के गांदरबल में हुआ, जिसमें एक डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई और इनमें भी 6 लोग ऐसे थे जो केंद्र सरकार के एक टनल प्रोजेक्ट में वहां पर काम कर रहे थे। यानी कंस्ट्रक्शन का एक साइट था जहां पर काम चल रहा था, एक सुरंग का काम चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया। इनमें कठुआ के शशि अबरोल का नाम भी है, जिन्होंने अपनी बेटी से यह वादा किया था कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आतंकवादियों के हमले में 45 वर्ष के शशि अबरोल की मौत हो गई और आज उनकी 8 साल की बेटी ये कह रही है कि आतंकवादी बहुत गंदे होते हैं और आतंकवादियों ने ही उससे उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। अब आप देखिए कि जब हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाते हैं, अभी हाल ही में होकर आए हैं, तो पाकिस्तान खुशामदीद वाला वीडियो पोस्ट करता है, जैसा कि उन्होंने इस बार किया था। देखिए, एक बार फिर से आप देखिए। तो पहले तो खुशामदीद कहते हैं, खुशामद करते हैं और उसके बाद हमारे देश में आतंकवादी हमला भी करवाते हैं। यह है पाकिस्तान का असली चरित्र। लेबनान में जब आतंकवादी हसन नसरल्ला की हत्या हुई थी, तब लेबनान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। सैकड़ों हजारों लोगों ने हसन नसरल्ला की मौत का मातम मनाया था, उसे अपना भाई बताया था और कहा था कि भारत के मुसलमान इस आतंकवादी के साथ खड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए हमारे देश में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हमारे देश के जो लोग हैं जिन्होंने नसरल्ला के लिए उसकी हमदर्दी में कितने सारे विरोध प्रदर्शन हमारे देश में किए, लेकिन वो सारे लोग आज अपने घरों से बाहर नहीं निकले इस आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए, इस आतंकवादी हमले की आलोचना करने के लिए। आज हमारे देश के वही मुसलमान जो नसरल्ला के भाई बने हुए थे, आज वो बाहर नहीं निकले, जबकि इस हमले में हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों के लोग मारे गए हैं। हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं और सिख भी मारे गए हैं। नाम सुन लीजिए, इनमें गुरमीत सिंह सिख थे, डॉक्टर शाहनवाज मीर, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद कलीम और फहीम नसीर मुसलमान थे और अनिल कुमार शुक्ला और शशि अबरोल हिंदू थे। यह हमारी मजबूरी है कि हमें आपको इन लोगों का धर्म बताना पड़ रहा है आज, क्योंकि हमारे देश में शायद धर्म और जाति के बिना किसी भी मामले को अब गंभीरता से नहीं लिया जाता। हमारे देश के नेता सबसे पहले यह देखते हैं कि जो लोग मारे गए हैं इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, और फिर यह तय करने के बाद फिर यह तय होता है धर्म देखने के बाद कि अब इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। जबकि जान तो जान है, इंसान तो इंसान ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो। ये सभी लोग गांदरबल में जिस 6.5 किलोमीटर लंबे टनल प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, उसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को इन मजदूरों और कर्मचारियों के मूवमेंट की सारी जानकारियां थी और कल जब यह हमला हुआ उस समय ये सारे लोग मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे और ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार उन्होंने खाना खाया। लेकिन इसके बाद 2 से 3 आतंकवादियों ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और इन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज जब आप इन लोगों के घरों से आई ये दर्दनाक रिपोर्ट देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि आतंकवादी हमले में इन लोगों का मरना हमारे देश में कोई मुद्दा क्यों नहीं बनता। यहां से 4000 किलोमीटर दूर, 5000 किलोमीटर दूर दूसरे देशों में क्या हो रहा है,
वहां कैसे इजराइल आतंकवादियों को मार रहा है वो हमारे देश में बड़ा मुद्दा है। लेकिन आतंकवादियों ने हमारे ही देश में 3 धर्मों के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यह मुद्दा हमारे देश में नहीं बन रहा। दूसरी बात, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, लोगों ने अपनी सरकार को चुन लिया है। उमर अब्दुल्ला वहां के नए मुख्यमंत्री हैं और लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में बहाल हो गया। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जैसे ही चुनाव का नतीजा आया और जैसे ही नई सरकार का निर्माण अब हो रहा है, वैसे ही उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया आतंकवादियों ने इस हत्याकांड के बाद दी है। वीडियो कॉल की थी, मंदिर जा रही थी मैं तैयार होके, तो ऐसे ही बस की थी इन्होंने। आपको कितने बजे पता चला इसकी? मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं देते, कोई नहीं बता रहा था ना, मैं फोन उठाया इन्होंने। आतंकवादियों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये किया? वो चलेगा, हमने उनको क्या करना बताओ। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। आतंकवादी बात की इन्होंने इस बारे में कोई आतंकवादी नहीं। बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। मत रहो ना, मत रहो, नहीं रहना, मत रहो प्लीज मम्मा। कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। डॉक्टर बनाना। सरकार से क्या मांग? क्या मांगू, पापा तो वापस ही नहीं आएंगे ना। मेरा छोटा वाला फूफा फोन किया कि कलीम साहब के बारे में कुछ खबर है, सुनने में आ रहा है कि आतंकवादी उसको गोली मार दिया है। तो हम डायरेक्ट फोन किए तो उसका दोस्त बताया कि हाँ बात हकीकत है, गोली मार के हत्या कर दिया है। बस ऐसे ही खबर हुआ। कल से फिर मातम है, खुशी का माहौल था, शादी होने वाली थी, अब घर में मातम पड़ा है। अब देखिए लेबनान में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। वहां पर इजराइल की सेना कैसे वहां के आतंकवादी संगठन के लोगों को मार रही है, उसे लेकर तो हमारे देश में लोग चिंतित हैं। उसे लेकर तो हमारे देश के विपक्षी नेता भी बड़े चिंतित रहते हैं। उसे लेकर हमारे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग रो रहे थे नसरल्लाह के लिए, आंसू बहा रहे थे। लेकिन हमारे अपने देश में जब यह घटना हुई, 7 परिवार बर्बाद हो गए, इसे लेकर हमारे देश में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, किसी की आंख में एक आंसू तक नहीं है इन परिवारों के लिए। यह आज हमारा सवाल है। यह जो हमला हुआ है, यह आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने करवाया है, लेकिन इसके बावजूद आज कहीं भी लश्कर की कोई बात नहीं हो रही। इसका कारण यह है कि लश्कर ने कश्मीर में अब अपनी दुकान का नाम बदल लिया है, अपना नाम बदल दिया है। अब वो एक दूसरे संगठन के नाम से कश्मीर में इन हमलों को अंजाम देता है और नए संगठन का नाम उसने रखा है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे हम TRF भी कहते हैं। पहले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन और अल जिहाद जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा
हमले कराए जाते थे और इन सभी संगठनों के नाम ऐसे थे जिससे कश्मीर के आतंकवाद में एक खास धर्म का उल्लेख आता था। लेकिन अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद इन आतंकवादी संगठनों ने ऐसे नामों से अपनी नई दुकानें खोली हैं जिनमें इनके नाम का संबंध किसी एक धर्म से नहीं बल्कि एक क्षेत्र से है। जैसे यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन ने किया है जो लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है, लेकिन इसके नाम से आपको यही लगेगा कि यह कश्मीर का कोई क्षेत्रीय संगठन है या फिर एक कोई लंबा चौड़ा कोई और संगठन है जो एक बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहा है। इसी तरह जैश ए मोहम्मद भी कश्मीर टाइगर्स के नाम से एक अलग आतंकवाद की दुकान चला रहा है। अब कश्मीर में जैश के सारे हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स द्वारा ली जाती है और आज भी यही हुआ है। हमें सूत्रों से पता चला है कि गांदरबल में हुए इस हमले का मास्टरमाइंड 50 साल का शेख सज्जाद गुल है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा हुआ है। एनआईए ने इसे वर्ष 2022 में ही मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए इस पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी, लेकिन आज भी इस आतंकवादी को पाकिस्तान में शरण मिली हुई है और यह पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम बिना किसी के डर के कश्मीर के लोगों की जान ले रहा है। बहुत सारे लोग इस घटना के लिए जम्मू कश्मीर की नई सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जम्मू कश्मीर अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस हमले के सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पीड़ित परिवारों से मिलकर यह बात कही है। जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा और उन्होंने पाकिस्तान की इस बार काफी आलोचना भी की है और ये बिल्कुल एक नई बात है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है। अगर हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं गैप्स हैं, कहीं खामियां हैं, कहीं कमज़ोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। वेस्टर्न इंटरेस्ट ने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ नॉर्मल सी हो, यहाँ हालात ठीक हों, लेकिन इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट्स को तो हमने पहले भी शिकस्त दी, आगे भी इनको हम नाकामयाब करेंगे। अब बताइए मुझे इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है ये आतंकवादियों की पाकिस्तान की सह से कायराना हरकत है और भारत ऐसे आतंकवादियों को जवाब देगा। अभी भी कुचला है और ऐसे आतंकवादी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई होगी। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने आतंकवाद के जख्मों को सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक सहा है और भारत ने ही आतंकवाद के बारे में पश्चिमी देशों से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को लगातार जागरूक किया है, लगातार उन्हें चेतावनी दी है कि आप जाग जाइए, आतंकवाद बढ़ रहा है। लेकिन आज यही पश्चिमी देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें भारत के आतंकवादी तो इन पश्चिमी देशों के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन इनके आतंकवादी मानवता और शांति के दुश्मन बन जाते हैं। यानी जो उनका आतंकवादी है उसे वो दुनिया के किसी भी देश में छोड़ेंगे नहीं, वहां पर मार डालेंगे। लेकिन जो हमारे देश का आतंकवादी है, जिसने हमारे देश के लोगों का खून बहाया है, उन लोगों को ये पश्चिमी देश आतंकवादी मानते ही नहीं और उन्हें अपने यहां शरण दे देते हैं, उन्हें अपना नागरिक बताते हैं,
किसी को कहते हैं ये तो शरीफ वकील है, किसी को कहते हैं कि ये तो बहुत ही शरीफ किस्म का राजनीतिक कार्यकर्ता है। जिस खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस समय भारत के खिलाफ जांच कर रही हैं, उस पन्नू ने भारत को फिर से एक नई धमकी दी है। इस खालिस्तानी ने कहा है कि अगले महीने नवंबर में 1984 में हुए दंगों को 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। और इसने विदेश जाने वाले यात्रियों से, विदेशी यात्रियों से कहा है कि उन्हें 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया के विमानों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोचिए पन्नू ने कितनी बड़ी धमकी दी है कि एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है और लोगों को चेतावनी दी है कि वो एयर इंडिया के विमानों में सफर ना करें नवंबर के महीने में। सोचिए जो आतंकवादी अमेरिका में बैठकर यह धमकी दे रहा है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला करा सकता है, हमला कराने वाला है, उस आतंकवादी को अमेरिका अपना नागरिक बताकर उसकी हत्या की कोशिश के मामले में भारत की भूमिका की जांच कर रहा है। अमेरिका कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवादियों का नामो निशान मिट नहीं जाता। लेकिन सच यह है कि अमेरिका यह बात उन्हीं आतंकवादियों को लेकर कहता है जिन्हें वो खुद आतंकवादी मानता है, लेकिन जिन्हें दूसरे देश अपने लिए आतंकवादी मानते हैं उन्हें अमेरिका अपने यहां शरण देकर उनकी रक्षा करता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों की जांच करता है। और अभी पन्नू के मामले में अमेरिका बिल्कुल यही कर रहा है। अमेरिका ने रॉ के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है, लेकिन जो खालिस्तानी भारत की एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, लोगों की हत्या की धमकी दे रहा है, उससे अमेरिका कैसे बचा रहा है आप देख लीजिए। अमेरिका अपने दस्तावेजों में कहता है कि जो पन्नू है ये एक वकील है और राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन सोचिए ये जो भाषा है आपको एक शरीफ वकील की दिखती है? क्या यह भाषा आपको एक राजनीतिक कार्यकर्ता की दिखती है? क्या कोई वकील और राजनीतिक कार्यकर्ता किसी देश के फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी देता है, दे सकता है? क्या यह आपको एक शरीफ राजनीतिक कार्यकर्ता की भाषा नजर आती है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये आज भी पूरी दुनिया के सामने हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ये जो 50 साल का मास्टरमाइंड है जिसने अभी कश्मीर में हमला करवाया है, शेख सज्जाद गुल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहा है। अगर इसे वहां कोई दिक्कत हो रही हो तो इसे या तो कनाडा शिफ्ट कर लेना चाहिए या फिर अमेरिका भी ये जा सकता है। कनाडा अगर ये चला जाए, शेख सज्जाद गुल ये भारत का तो गुनाहगार है, ये आतंकवादी है, लेकिन अगर ये कनाडा चला जाए तो कनाडा की सरकार पूरे तन मन धन से इसकी रक्षा करेगी। भारत को और भारत के सुरक्षा अधिकारियों को कभी भी इस तक पहुंचने नहीं देगी। और अगर अमेरिका भी चला जाएगा वहां भी इसकी खूब खातिरदारी होगी और वहां भी इस आतंकवादी को राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर फिर इसकी रक्षा की जाएगी। इसलिए ऐसे तमाम लोगों के लिए अब पाकिस्तान तो एक स्वर्ग है ही, लेकिन पाकिस्तान में अगर दाल ना गले तो ये कनाडा जा सकते हैं और वहां भी ना अगर मौका लगे तो अमेरिका भी जा सकते हैं। अब आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं और वो ये है कि लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच 4 वर्षों के बाद एक बहुत बड़े समझौते पर सहमति बन गई है और यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लद्दाख के डेप्सांग और डेमचौक में भारत और चीन की सेनाएं अब डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई हैं, जिसका मतलब यह है कि इन दोनों इलाकों से अब भारत और चीन की सेनाएं उन्हीं स्थानों पर वापस चली जाएंगी जहां वो वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प से पहले थी। और इसके बाद दोनों देश, उनकी सेनाएं LAC पर निर्धारित स्थानों तक पेट्रोलिंग कर सकेगी। Discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas,
and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. जरा याद कीजिए 15 जून 2020 को जब गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तब से भारत की सेना LAC पर सिर्फ कुछ इलाकों में उन स्थानों तक पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी जहां तक इस घटना से पहले किया करती थी। यानी भारत की सेना को थोड़ा विड्रॉ करना पड़ा था। इन इलाकों में वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी, जबकि गलवान हिंसा से पहले कर सकती थी। गलवान हिंसा के बाद भारतीय सेना ने कई स्पेशल ऑपरेशंस चलाए और इन ऑपरेशंस के बाद चीन इतना दबाव में आया कि उसने लद्दाख में LAC पर कई इलाकों में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अपनी सेना को उसने बहुत सारे इलाकों से वापस बुलाना शुरू कर दिया था और यह जो डिसएंगेजमेंट हुआ यह अलग अलग फेजेस में हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को वापस अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा था। और यह प्रक्रिया अगस्त और सितंबर 2022 में असल में पूरी हो गई थी, लेकिन गलवान घाटी के पास देप्सोंग और डेमचोक के इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन ही नहीं रही थी और चीन का प्रयास यह था कि वो अपनी सेना को वापस नहीं बुलाना चाहता था, जबकि भारत की मांग यह थी कि वो तभी समझौते के लिए तैयार होगा जब चीन की सेना वहां से पीछे हटेगी। चीन की शुरू से मंशा यह थी कि एक बार जहां पहुंच गए यहां से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस बार भारत भी अड़ गया था और इसके लिए भारत और चीन के बीच कई स्तर की, कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें बटालियन कमांडर्स और ब्रिगेड कमांडर्स से लेकर डिवीजन कमांडर्स के बीच कई दौर की वार्ता हुई, बातचीत हुई। इस सब के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने भी इस बातचीत को जारी रखा और सबसे बड़ी बात यह कि इस दौरान भारत सरकार एक बार भी चीन के सामने झुकी नहीं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी गलवान हिंसा के बाद से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश भेजना बंद कर दिया। दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच भी बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन अब यह आज क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक विशेष कारण हो सकता है, क्योंकि कल से रशिया के काजान शहर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों पहुंच रहे हैं और दोनों के बीच एक द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। एक मुलाकात तो जरूर हो सकती है और इस मुलाकात से पहले इस समझौते का ऐलान हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी टाइमिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब भी ये दो नेता किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते थे तो बातचीत ना के बराबर होती थी, लेकिन अब जब कल ये दोनों लोग जा रहे हैं तो हो सकता है कि कल इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हो, एक समझौता, क्योंकि उससे ठीक पहले कर लिया गया है। अब यह देखिए कि चीन इस समझौते के लिए आखिर तैयार कैसे हो गया। 4 साल से यह सब चल रहा है, लेकिन अचानक चीन कैसे पीछे हट गया। तो पहला बड़ा कारण है चीन की कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था। अगर कोविड के समय को हटा दें तो 30 वर्षों के बाद चीन की अर्थव्यवस्था इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चीन में जीडीपी की जो विकास दर औसतन 7 से 8% रहा करती थी, वो अब 5% से भी नीचे आ गई है। पिछली तिमाही में उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% हुई और आने वाले वर्षों में ये 3% तक भी गिर सकती है, जिसका मतलब यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और वहां बेरोजगारी बढ़ने से लोगों में असंतोष फैल रहा है, जिसकी वजह से चीन भारत से अपने मतभेदों को अब और नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि वो अपने सीमाओं के अंदर ही बहुत संघर्ष कर रहा है। आज अगर भारत ने चीन के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था में और भी बुरा हाल हो जाएगा और चीन में जो बेरोजगारी दर इस समय 5.1% है, वो और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। अभी भारत और चीन के बीच 9,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और जब चीन की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तब उसके लिए यह भारत के साथ व्यापार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरी बात, भारत का वैश्विक मंच पर कद लगातार इस दौरान बढ़ा है पिछले 4 साल में। इसके कारण भी चीन इस समझौते के लिए मजबूर हुआ है, क्योंकि भारत इस समय दुनिया के हर वैश्विक मंच पर एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य की तरह शिरकत करता है। भारत
रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भी भूमिका निभा रहा है। भारत का कद जो है वो लगातार बढ़ा है पिछले 4 वर्षों में, और चीन का कद शायद गिरा है पिछले 4 वर्षों में। तीसरा पॉइंट, जब पूरी दुनिया में सीमा विवाद के कारण युद्ध चल रहे हैं और यूक्रेन और रशिया से लेकर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, गाजा में युद्ध हो रहा है, लेबनान में युद्ध हो रहा है, तब चीन ने शायद ऐसा सोचा होगा कि भारत के साथ इस संघर्ष को बढ़ावा देने का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो यहां से भी हो सकता है सीख ली हो। चौथा, क्वाड देशों में भारत की मजबूत स्थिति भी इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ जो भारत का संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से भारत अमेरिका के करीब आ रहा है। भारत और अमेरिका का कॉमन जो दुश्मन है वो है चीन, और इस कारण अगर भारत अमेरिका की टीम की तरफ ज्यादा चला गया तो इससे चीन का नुकसान ही नुकसान है। और पांचवा बड़ा पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की सेना को पीछे धकेलकर ये बता दिया है कि भारत अब बदल चुका है और भारत अपने हक के लिए लड़ना जानता है और भारत झुकता नहीं है। इसलिए दोनों देशों का जो नेतृत्व होता है वो बड़ा अहम हो जाता है ऐसे में, और प्रधानमंत्री मोदी की जो लीडरशिप है आज उसकी हमें जरूर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने एक बार भी समझौता नहीं किया, एक बार भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरकार चीन को इन 4 सालों में थका दिया और मजबूर कर दिया कि चीन अब समझौते के लिए तैयार हो जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत और चीन के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो हुई है, ये जो अभी समझौता हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी हो सकती है? क्या कोई तीसरा देश है जिसने शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ बातचीत कराई हो, मध्यस्थता कराई हो? और क्या ये मध्यस्थता कराने वाला देश रशिया हो सकता है? क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन भी रशिया में ही हो रहा है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दोनों के ही बड़े अच्छे दोस्त हैं, और प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में उनकी काफी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए, और पश्चिमी देशों के ने जहां पुतिन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया हुआ है, पश्चिमी देश जब आपस में बैठते हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा रशिया की पैरवी करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि यह युद्ध रुक जाए। इसलिए रशिया जो है, हो सकता है उसने इसके बदले में भारत और चीन के बीच कोई मध्यस्थता की हो, लेकिन ये सब अंदाजे हैं। क्या हुआ है ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात अब यह है कि ये दोनों देशों की सेनाएं डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई हैं, और गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी आज से 4 साल पहले, उस समय की जो यथास्थिति थी दोनों देशों की सेनाओं के बीच, अब वही यथास्थिति बहाल हो जाएगी और उन इलाकों में भारत की सेना फिर से पेट्रोलिंग यानी गश्त कर पाएगी, जो कि पिछले दिनों में बंद हो गई थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये क्यों चाहते हैं कि उनके राज्यों के लोग अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें? एक जमाना था जब हमारे देश में चारों तरफ परिवार नियोजन के स्लोगन्स और पोस्टर्स नजर आते थे, जिन पर लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। हमारी पूरी की पूरी कई पीढ़ियां इन स्लोगन्स के साथ और इन पोस्टर्स के साथ बड़ी हुई हैं। बचपन से हमें यह बताया गया है कि परिवार छोटा ही अच्छा है, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और वो इसके लिए बाकायदा कानून बनाएगी जिसमें अगर आप राजनीति में भी आ रहे हैं तो अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। सरकार खुद ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने भी यह कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। यानी चंद्रबाबू नायडू और M.K. स्टैलिन दोनों ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। एक समय था जब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत, नगर पालिका या सहकारी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था।
जल्द ही एक नया कानून पेश किया जाएगा जहां 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, जबकि 2 से कम बच्चे होने पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भविष्य में बड़े परिवार वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले बड़े परिवार वालों को सरकार से कम सहायता मिलती थी। मैं बेहतर भविष्य के लिए नीतियों को बदलूंगा। तमिल में एक पुरानी कहावत है, पहले लोग शादीशुदा लोगों को बच्चों के साथ साथ 16 प्रकार के धन की कामना करते थे, लेकिन आज ऐसे हालात बन रहे हैं और घटते लोकसभा क्षेत्रों के साथ ये सवाल उठता है कि हम खुद को कम बच्चे पैदा करने तक सीमित क्यों रखें? हमें 16 बच्चों का लक्ष्य क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आप देखिए, उल्टी गंगा बह रही है। ये बयान उस दौर में आ रहे हैं जब आबादी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। आबादी के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया के नंबर 1 देश हैं। चीन को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हमारी आबादी अब लगभग 145 करोड़ हो चुकी है। चीन हमारे पीछे है और हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतनी आबादी के बाद भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील क्यों की जा रही है? तो इसे समझिए, 3 कारण हैं इसके। पहला, दक्षिण भारत के राज्यों में घटता फर्टिलिटी रेट, जिससे प्रजनन दर भी हम हिंदी में कहते हैं, प्रजनन दर घट रहा है। दूसरा, इन राज्यों में बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या, बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण राजनीतिक है। अगर दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या ऐसे ही घटती चली गई तो लोकसभा में और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण भारतीय राज्यों का और उनकी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब जनसंख्या को लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की चिंता के कारणों का विश्लेषण समझिए। दक्षिण भारत के राज्यों में फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। भारत सरकार के ही मुताबिक हमारे देश में फर्टिलिटी रेट का राष्ट्रीय औसत प्रति महिला 2 बच्चे हैं, यानी भारत में औसतन एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है, जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में औसत फर्टिलिटी रेट 2 बच्चों से भी कम है, यानी जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत, उससे भी कम है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फर्टिलिटी रेट 1.7 है, केरल और तमिलनाडु में 1.8 है, तेलंगाना में यह आंकड़ा प्रति महिला 1.82 बच्चे हैं, यानी एक महिला औसतन 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रही है दक्षिण भारतीय राज्यों में। जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। बिहार में यह है 3 और उत्तर प्रदेश में है 2.4, यानी बिहार में एक महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही है और उत्तर प्रदेश में भी एक महिला औसतन 2.5 बच्चों को जन्म दे रही है। यही कारण है कि आबादी में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी घट रही है और उत्तर भारत की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, क्योंकि यही आखिरी बार जनगणना हुई थी इसलिए यह आंकड़ा बार बार इस्तेमाल होता है, हालांकि अब यह आंकड़ा भी बदल चुका होगा। इस आंकड़े के मुताबिक भारत की आबादी में दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी 21% थी, 21%, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की आबादी में हिस्सेदारी 50% थी। दक्षिण के राज्यों में कम बच्चों के जन्म की वजह से आबादी में बुजुर्गों का औसत अब बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये राज्य बहुत जल्दी बूढ़े होते चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की इंडिया एजिंग रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत की आबादी में लगभग 21% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी, यानी हर 100 में से 21 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। 2022 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5% थी, जो वर्ष 2100 तक 36.1% हो जाएगी, यानी इस सदी के अंत तक भारत में हर 100 में से 36 लोग बुजुर्ग होंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वहां आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिकतर दक्षिण भारतीय राज्यों में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 2036 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 15% होगी। इनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में होंगे और सबसे कम बुजुर्ग बिहार में होंगे। केरल में बुजुर्गों की आबादी 2021 में 16.5% थी, 2036 में बढ़कर 23% हो जाएगी। तमिलनाडु में बुजुर्गों की आबादी 2021 में 13.7% थी,
2036 में 21% हो जाएगी। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी 19%, कर्नाटक में 17.2%, तेलंगाना में 17.1% हो जाएगी, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। और वर्ष 2036 तक दक्षिण भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग होगा। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में वर्ष 2036 में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से कम होगी। इन राज्यों में दक्षिण भारत की तुलना में आय में असमानता, बेरोजगारी और ज्यादा आबादी का सीधा असर दक्षिण भारत पर भी होगा। अब सवाल यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता की वजह सिर्फ घटती प्रजनन दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी ही है या कोई और वजह भी हो सकती है? एक और वजह है। असल में चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन के बयानों के पीछे उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत की बहस भी छिपी हुई है। दक्षिण भारत के नेताओं को चिंता है कि अगले परिसीमन में ज्यादा आबादी की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में कम आबादी की वजह से तुलनात्मक रूप से सीटें कम बढ़ेंगी या हो सकता है घट भी जाएं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बयान में इसी बात का जिक्र किया और कहा कि अब लोकसभा सीटें घटने के हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए 16 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा है, यानी बीजेपी के साथ है। एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो विपक्ष के साथ है। लेकिन जनसंख्या की नीति के मुद्दे पर दोनों की राय एक है, हालांकि दोनों के तर्क अलग अलग हैं। नायडू ने बढ़ती बुजुर्ग आबादी की बात कही है, लेकिन स्टालिन ने खुलकर ईमानदारी से लोकसभा सीटों का जिक्र किया है, राजनीति का जिक्र किया है। उत्तर भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 245 सीटें हैं, जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 130 सीटें हैं। और अगले परिसीमन में आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में सीटें और भी ज्यादा हो सकती हैं। अगर आज की जनसंख्या के आधार पर मौजूदा 543 लोकसभा सीटें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दी जाएं, तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या बढ़कर 80 से 91 हो जाएगी, जबकि तमिलनाडु में सीटों की संख्या 39 से घटकर 31 रह जाएगी। इसलिए दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन का आधार जनसंख्या को बनाए जाने का लगातार विरोध करते हैं और उनका कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण में योगदान किया, हमने फैमिली प्लानिंग की क्योंकि सरकार यही चाहती थी, हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखा और अब हमें उसी की सजा मिल रही है और इसीलिए जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाना उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने अच्छा काम किया है, फैमिली प्लानिंग को अपनाकर परिवार नियोजन किया और अब उन्हें उसी की सजा मिल रही है। उनके लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। वर्ष 2000 में सरकार पर दक्षिण भारत की पार्टियों के दबाव के बाद लोकसभा की सीटों का विस्तार 2026 तक टाल दिया गया था, लेकिन फिलहाल दक्षिण भारत के राज्यों की सरकारें अपने लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और कह रही हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। कल से आप करवा चौथ की हजारों लाखों रील सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों ने हमारे देश के इसकी एक बड़ी कीमत चुकाई है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार करवा चौथ के त्योहार पर देश भर में 22,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 7,000 करोड़ ज्यादा है और इसमें लगभग 46.6% की वृद्धि हुई है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस उपवास को तपस्या के बराबर माना जाता है, लेकिन आजकल के इस इंटरनेट युग में शायद इस व्रत का महत्व भी लोगों के लिए पूरी तरह से बदल गया है और अब करवा चौथ के व्रत का स्थान महंगे महंगे गिफ्ट्स ने ले लिया है। करवा चौथ के दिन जो 22,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, उसमें लगभग आधा पैसा लोगों ने अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देने, उन्हें छुट्टियों पर ले जाने, उन्हें बाहर डिनर पर ले जाने पर खर्च किया और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई अपनी पत्नी को या अपने पति को कोई गिफ्ट देता है तो अच्छी बात है। हम जानते हैं आज भी बहुत सारे लोग पूरी निष्ठा से करवा चौथ के व्रत का पालन करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इसके कारण अब वो बात नहीं रही रिश्तों में दबाव भी आ रहे हैं, तनाव भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक 27 साल की महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पति ने करवा चौथ पर नई साड़ी नहीं दिलाई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
इसी तरह की घटनाएं और भी कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां से भी रिपोर्ट हुई है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो तो आप करिए, ऑर्गेनिक करिए, दिल से करिए, लेकिन उसे पैसे से मत जोड़िए, उसे चकाचौंध से मत जोड़िए। कोई आपकी खबर ना ले तो बुरा ना माने, क्योंकि दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज्यादा होते हैं।